हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे टर्मिनोमिक्स इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के लेक्चर नंबर 28 पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की 1991 की नई आर्थिक नीति के बारे में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ध्यान रखिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर, सभी को सुप्रभात, प्रणाम एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, ठीक है ना। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। एक ऐसा टॉपिक, ऐसी चीज जिसे हर छात्र को, हर भारतीय युवा को समझना चाहिए कि आखिर उसके देश में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ऐसा क्या हुआ था। ध्यान रखिएगा। आज जहां हम खड़े हुए हैं, ध्यान रखना, आज जहां हम खड़े हुए हैं, जिसे हम आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसकी नींव यहां से रखी गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा क्षेत्र जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की, एक नए क्षेत्र में प्रवेश कराया और एक नए प्रकार के सुधार शुरू किए, जहां पर हम आज खड़े हुए दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बन चुके, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, ठीक है ना। और लगातार आगे विकसित देश बनने के लिए, या कह लीजिए एक विश्व महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए पता होना चाहिए कि आज जहां खड़े हैं उसका आधार कहां पर, क्यों और कैसे शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई, इसलिए इस बात को सभी लोगों को समझना चाहिए। देखिए, पढ़ने के दृष्टिकोण से एक अलग कंसेप्ट है, मेरी बात समझिए, कोशिश कीजिएगा सभी लोग। पढ़ने के दृष्टिकोण से एक अलग कंसेप्ट है कि हमने इस समय क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, लेकिन समझ होना बहुत जरूरी है। अगर हम पॉइंट जानते हैं तो केवल एग्जाम में कुछ एक चीजें लिख के आ सकते हैं, लेकिन पूरा कंसेप्ट जानेंगे तो आगे की अर्थव्यवस्था की पूरी सारी कंसेप्ट को हम समझ पाएंगे। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देश, अर्थव्यवस्था, सारी चीजें उसे चलानी है, नेताओं को नहीं चलानी। ध्यान रखना, नेताओं की अलग अलग पार्टियों की विचारधारा को नहीं चलानी है, उनको आपको नहीं आगे बढ़ाना है, आपको देश चलाना है। इसलिए देश के चलाने की जो मूलभूत चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना, मैंने कई बार कहा है, यू आर नॉट द कॉमन मैन, यू आर नॉट द फॉलोअर ऑफ द पार्टीज, यू आर द लीडर, ट्रू लीडर ऑफ द नेशन, जो देश को चलाते हैं और चलाएंगे, आप ही चलाएंगे। इसलिए देश कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, उसके लिए जानना जरूरी है कि देश में कब कब और क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। इसलिए मूलभूत चीज जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं नई आर्थिक नीति 1991 की, और इसमें हम पूरे उन सारी चीजों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि 1991 में के बाद हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज हम जहां खड़े हैं। ओके, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मेरा कोड स्टडी IQ पर कुछ भी आप परचेज करते हैं, कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, इस कोड को लगाने पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ये मेल आईडी है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप जुड़ सकते हैं और अपनी किसी भी प्रकार की पढ़ाई लिखाई की समस्या है उसको आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर्सनल नहीं, ठीक है ना। और ये मेरा टेलीग्राम बारकोड, जो आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 1991 की नई आर्थिक नीति, जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाए तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, नई आर्थिक नीति 1991, ठीक। बात यह है कि हम पढ़ें तो इसको, ठीक है, ओके, क्या है वो तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर हमने 1991 की आर्थिक नीति के कारण क्या थे कि इसे हमने लागू किया, क्या कारण थे, इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, ठीक है ना। दूसरा, आखिर इसके उद्देश्य क्या है, किन कारणों के, यानी किस कारणों की नहीं भाई, किन लक्ष्यों की वजह से हमने ऐसे कौन से लक्ष्य तय किए जिसको हमें पाना चाहते हैं, यानी कि उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं इनको, जो हम लक्ष्य पाना चाहते हैं। और फिर
वो कौन सी नीतियां हैं जिनके माध्यम से हमने अर्थव्यवस्था की एक नई नींव रखी। वो कौन कौन सी नीतियां हैं, यानी किन किन क्षेत्रों में हमने परिवर्तन किया, कौन कौन से नए मुद्दे लेकर के आए, किस तरीके से लेकर के आए। ठीक है ना। इन सारी 3 चीजों पर हमको विशेष तौर पर जानना है। देखिए, किताबों में जो लिखा रहता है वो जनरली लिखा रहता है कि हमने क्या क्या किया था, लेकिन आपको समझना है कि आखिर हम क्यों लाए, किन उद्देश्यों की वजह से लेकर के आए, कारण क्या थे और इसके उद्देश्य क्या है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आप किसी भी चीज का कोर पॉइंट आप नहीं समझ सकते। ठीक है ना, बात समझिएगा एवरीबॉडी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1991 की आर्थिक नीति, आखिर इसका कारण क्या था। अगर आप में से जितने लोग मेरी कल की क्लास नहीं देखे हैं तो वो आज जाकर के सबसे पहले मेरी कल वाली क्लास जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने 1991 के आर्थिक संकट का विस्तृत विवेचन किया है, पूरा डिटेल एनालिसिस। ध्यान रखिएगा प्रॉपर तरीके से। ओके, तो ध्यान रखना। तो नई आर्थिक नीति का जो प्रमुख कारण था वो था 1991 के आर्थिक संकट से उबरना, आर्थिक संकट से उबरना, यानी कि बाहर निकलना, यानी कि उसका समाधान करना, आर्थिक संकट का समाधान करना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक समस्या नहीं होगी तब तक आप अगली चीज सॉल्व कैसे करोगे। सीधी सी बात है, अगली चीज सॉल्व तब करोगे जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई नई चीज, नए सुधार तब करोगे जब पुरानी चीज में समस्या आ चुकी होंगी। सुधार कब होते हैं, यह जिंदगी का फलसफा भी है दोस्तों। हम सुधार तभी करते हैं जब हमारी पिछली जिंदगी में या पिछले किए गए कार्यों में कुछ समस्याएं आती हैं, तब हम कुछ नया सुधार करते हैं। ध्यान रखना, हर चीज का कार्य कारण का संबंध होता है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इसका भी है। वही कार्य कारण का संबंध जिसने समझ लिया, समझ लिया एक अच्छा ब्यूरोक्रेट, एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी और एक अच्छा एस्पिरेंट बन सकता है, क्योंकि वही चाहिए यूपीएससी को। रट्टू तोता उनको नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यूपीएससी डजंट फोकस ऑन द मगिंग कंसेप्ट, वो रट्टाफिकेशन पर विश्वास नहीं करती। ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहले आर्थिक संकट से उबरना, उनका समाधान करना। इसका मतलब मैंने पहले ही कहा कि कल वाली क्लास जरूर देखिए। 1991 का आर्थिक संकट था क्या? अब वो आर्थिक संकट है जो समस्या है 1991 के समय की, उन समस्याओं का समाधान करना है, इसीलिए हम नई आर्थिक नीति लेकर के आए। तो यहां पर थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। 1991 के आर्थिक संकट में हमारे पास सबसे बड़ा संकट था विदेशी मुद्रा भंडार का। विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि यह लगातार हमारे पास कम हो रहा था, कम होता हुआ विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। और इतना हो गया कि अगर हमें कुछ पैसा नहीं मिला, विदेशी मुद्रा नहीं मिली, तो हम दुनिया भर से जो सामान मंगाते हैं, कच्चा तेल से लेकर खाने का तेल से लेकर के दाल से लेकर के अन्य सामान, 1 हफ्ते के बाद हमारे पास वो कुछ भी नहीं बचेगा खरीदने लायक। हम बिल्कुल सरेंडर कर चुके होंगे, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। ध्यान रखना। एक दूसरी इस समस्या का समाधान करना था। और क्या समस्या का समाधान करना था, सोचिएगा। और क्या क्या समस्याएं थी उस समय, मैंने आपको बताया था। आपके भुगतान संतुलन का जो घाटा है उसको कम करना। भुगतान संतुलन का संतुलन के घाटे को, जो घाटा था वो हो रहा था, ये लगातार आपका ये भी बढ़ता जा रहा था, भुगतान संतुलन का घाटा ये बढ़ रहा था। यानी कि इसका मतलब हम कह सकते हैं आयात और निर्यात का घाटा। ध्यान रखना, हमारा आयात ज्यादा है और निर्यात कम, तो नेचुरल सी बात है, बिकेगा कम और आएगा ज्यादा तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये लगातार बढ़ता चला जाए, पैसा नहीं आ रहा आपके पास। ठीक है ना। और क्या हो रहा था, इसकी वजह से सरकार पर, जिसे हम कह सकते हैं सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो भी बढ़ रहा था। राजकोषीय घाटा
ये भी बढ़ रहा था, उसको भी कंट्रोल करना था। राजस्व खाता घाटा, ये भी बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी चीज महंगाई। सोचिएगा, जिससे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति, वो भी लगातार बढ़ रही थी। महंगाई बढ़ रही थी, लोगों के पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं, देश के पास खरीदने के लिए नहीं बचा, और लोगों के पास इतना महंगा कि वो खरीद नहीं सकते। तो ये जो संकट था, इन सारे संकट का समाधान करना था। ये मूल संकट था हमारा। अब ये संकट क्यों आया था, ये सारी चीजें मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। जिन लोगों ने क्लास देखी है वो अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एवरीबॉडी क्लियर है? तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बस ये बता दिया इस संकट का समाधान हमको करना था। ये कारण थे नई आर्थिक नीति लाने के, क्योंकि भाई इन समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, ठीक है ना? ये कंसेप्ट था। इस तरीके से सारी चीजों को समझिए। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, 2024 जो आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका टारगेट है, हालांकि वो ऑलरेडी 3 महीने लेट हो चुके हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, उन लोगों के लिए एक अंतिम मौका मान के चलिए कि अगर आपको इस समय कुछ करना चाहते हैं तो ध्यान रखना, हमारा इवनिंग बैच 22 तारीख से शुरू हो चुका है। ध्यान रखिएगा, कल से शुरू हो चुका है, ऑलरेडी 22 तारीख से शुरू हो चुका है। ध्यान रखिएगा, अभी केवल ओरिएंटेशन क्लास हुई है, जस्ट ओरिएंटेशन क्लास। अभी 2 से 3 दिन अभी आपकी ओरिएंटेशन क्लास ही चलेगी, ध्यान रखना, उसकी टेंशन मत लीजिए। तब तक इसमें आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, और एक नए पैटर्न पर हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में है, जिसमें चाहे उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और फीस आपकी 29,999 लगेगी अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे MK लाइव तो। ध्यान रखना। और ये बैच आपका इवनिंग बैच है, मैंने पहले ही कह दिया, शाम को 6 बजे आपका स्टार्ट होगा। ओरिएंटेशन क्लास कल एक हो चुकी है, इंट्रोडक्टरी क्लास। ध्यान रखना, आपका अभी 2 से 3 दिन आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास ही होगी, 2 से 3 दिन, लगभग संडे तक। उसके बाद आपका प्रॉपर बैच स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। अभी से लेकर के इसमें हम लोग फोकस करेंगे मई तक, एग्जाम तक, आपके प्री और मेंस के सारे टॉपिक को, सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना। और मई के बाद हम फोकस करेंगे मेंस के टॉपिक को कवर करना, जिससे कि मेंस की प्रैक्टिस भी हो सके, पुराने का रिवीजन और नए टॉपिक को कवर करना। अभी भी एक मौका है, इससे ज्यादा और लेट करेंगे तो बेटा फिर 2024 तो भूल जाइए, रिजल्ट हमसे उम्मीद मत करिए कि हम आपकी कोई विशेष हेल्प कर पाएंगे। अभी जितना कर सकते हैं, समय आप गंवा रहे हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल करिए, ठीक है ना? और जो लोग सितंबर 2025 का लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको 2025 या 2026 का एग्जाम देना है, उनके लिए भी हमारा बैच ऑलरेडी 16 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसमें एडमिशन आज 23 तारीख तक लास्ट डेट है, 23 सितंबर तक लास्ट डेट है। ध्यान रखना, आज इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं, इसके बाद एडमिशन इसमें क्लोज हो जाएंगे। समझ लीजिए कि आपका उतना ही पैटर्न, एक सब्जेक्ट और निकल चुका होगा, आप एक सब्जेक्ट पीछे हो चुके होंगे अगले बैच के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी फीस 35,999 रुपए लगेगी, क्योंकि ये 2 साल का पूरा बैच है, और इसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा MK लाइव। और इसके साथ आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस कोड को यूज करने के बाद में, जिससे कि आप मेरी पर्सनल गाइडेंस से लेकर के सब कुछ आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल बहुत सारी चीजें जो आपकी पढ़ाई लिखाई में हेल्प कर सकती हैं, समझिएगा, वो सारी चीजें इसमें होंगी। ये भी आपका इवनिंग बैच है, शाम को 6 बजे। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं हम अपने उद्देश्यों की तरफ, कि इस नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है। अभी मैंने नई आर्थिक नीति नहीं बताई कि इस आर्थिक नीति में हुआ क्या है, क्यों लाई गई, समझिए उसके पीछे कारण क्या थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके उद्देश्य क्या है कि हम इनसे और क्या चाहते हैं। उन समस्याओं का समाधान तो चाहते ही चाहते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, संकट का समाधान तो हम चाहते ही चाहते हैं, संकट का समाधान तो हम चाहते ही चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा हम और क्या चाहते हैं, वो ये है, इसमें देखेंगे, ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम चाहते हैं
जो पूर्व की उपलब्धियां हैं, पूर्व की उपलब्धियां जो हम पहले अचीव कर रहे थे उनको बनाए रखना। यानी कि पुरानी वाली चीजों को हम हटाना नहीं चाहते। जो जैसे चल रहा था अच्छा, जो आज प्रॉफिटेबल था हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी देश के लिए, जो अच्छा था, जो अचीव कर रहे थे, उनको हम कंटिन्यू बनाए रखना चाहते हैं। ठीक ना? और अब क्या चाहते हैं? अब हम जो चाहते हैं वो ध्यान रखिएगा, हम चाहते हैं देश में तीव्र आर्थिक समृद्धि, तीव्र आर्थिक समृद्धि चाहते हैं, जिससे कि जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी, समझ लिए हमारा देश उतना तेजी से तरक्की करेगा, हमारे देश में विकास उतना तेजी से हो पाएगा। यानी जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा विकास होगा। सीधी सी बात है, वो हम चाहते हैं। ठीक है ना? और क्या चाहते हैं? हम अपने यहां चाहते हैं उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देना। उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देना। अब कहोगे कि सर आर्थिक समृद्धि से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हम यही चाहते ही हैं, आर्थिक समृद्धि से ही उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देना, उसकी क्षमता का विस्तार करना, क्षमता का विस्तार करना, ये हम चाहते हैं लगातार। ठीक है ना? हम चाहते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा से निपटना। हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी देश का संरक्षण करें, आरक्षण ना दें, बल्कि विश्व प्रतिस्पर्धा से हम निपटना चाहते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा से कंपटीशन करना चाहते हैं। कंपटीशन होगा तभी पता चलेगा हु इज द बेस्ट। और जब तक लड़ेंगे नहीं, तब तक हमको ना अपनी कमजोरियां पता चलेगी, ना अपनी ताकत पता चलेगी। आरक्षण देते रहेंगे, इनको बचाते रहेंगे, कंपटीशन से बचाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। यही है असली चीज, ध्यान रखिएगा। ठीक? और सबसे बड़ी चीज, अपने संसाधनों का, अपने संसाधनों का सही उपयोग करना। सही उपयोग करना। इसके अलावा अब आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट और भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। हम चाहते हैं कि देश में मानव विकास की गतिविधियां, मानव विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाएं, को बढ़ावा देना। हम पहले दे ही नहीं पा रहे उनको, इसका विस्तार करना चाहते हैं। ठीक है ना? सरकार की भूमिका में परिवर्तन करना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि सरकार की भूमिका में परिवर्तन हो। परिवर्तन हम चाहते हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर फोकस करे? दो चीजों पर। सरकार फोकस करे प्रशासन पर, सरकार फोकस करे जन कल्याण पर। ओके? तो ये हम चाहते थे इन नीतियों के माध्यम से। अब उन समस्याओं का समाधान तो चाहते ही चाहते हैं, साथ के साथ ये और नई चीजें चाहते हैं। देश को नई बुलंदियों पर ले जाना, देश को ऊंचाइयों पर ले जाना, देश को पिछड़े देश से, विकासशील देश की श्रेणी से हटा करके विकसित देश की ओर लेकर के जाना, लोगों को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध कराना, लोगों को बेहतरीन व्यवस्था का देना। ठीक है ना? यह सारी चीजें हम इसके माध्यम से चाहते हैं। यह है कंसेप्ट। समझ में आ गया? जब ये लिखेंगे तभी समझ में आएगा। ध्यान रखना कि 1991 की नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है, यही है। और एक चीज और आपको बता दूं, 1991 की जो नई आर्थिक नीति है, जो यहां से शुरू हो रही है, उसी को एक नाम और भी जानते हैं, पता है क्या? उसे कहते हैं प्रथम पीढ़ी के सुधार। नई आर्थिक नीति को हम कहते हैं प्रथम पीढ़ी के सुधार भी कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम पीढ़ी के सुधारों के उद्देश्य क्या थे? ये रहे। प्रथम पीढ़ी के सुधार कब लागू हुए? 1991 में। यानी देश में सन 47 के बाद पहली बार पहली जनरेशन के रिफॉर्म्स यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। उद्देश्य हमारे ये रहे। क्यों शुरू किए गए? मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दिया है। इसी तरीके से आपको सारी चीजें करनी है। पॉइंट फॉर्म में इसको समझते जाइए, करते जाइए।
आराम से। अब आती है नीतियां क्या क्या है। ध्यान रखिएगा, नीतियों के संदर्भ में हम बात करेंगे तो इन्होंने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए थे। ध्यान रखना, अलग अलग नीतियों को लक्ष्यों के अनुसार विभाजित किया था, लक्ष्यों के अनुसार विभाजित किया इन्होंने, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, एक लक्ष्य है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट, यानी कि अल्पावधिक लक्ष्य, जिन्हें हम कह सकते हैं अल्पावधिक लक्ष्य कह सकते हैं। अल्पावधिक लक्ष्य, उसी के अनुसार नीतियां। अल्पावधिक लक्ष्य क्या थे? ध्यान रखना, 1991 के आर्थिक संकट का समाधान करना, यह तात्कालिक हमारा लक्ष्य है। ध्यान रखना, इसके अंदर कोई विशेष नीति नहीं है। ध्यान रखना, इस अल्पावधिक लक्ष्य क्या है? 1991 के संकट का समाधान करना, और वो संकट क्या थे? मैंने आपको सारे बता दिए हैं लिस्ट में। यानी कि जो संकट है वो, ध्यान रखिएगा, वो संकट है आपके भुगतान संतुलन का, इसको दूर करना है। वो संकट है आपके विदेशी मुद्रा भंडार का, वो संकट है आपके राजकोषीय और राजस्व घाटे का, राजकोषीय और राजस्व घाटे का, वो संकट है आपकी महंगाई या मुद्रास्फीति का, क्योंकि इनका समाधान तुरंत करना जरूरी है। एक तरफ आपका ये सारी समस्याएं हैं, और जिसे हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5, एक तरीके से कह सकते हैं। ओके, तो ये अल्पावधिक लक्ष्य के अनुसार पहली नीति क्या है? कि हम, पहली नीति ये है कि हम 1991 के आर्थिक संकट का समाधान करें। यह अल्पावधिक नीति कह सकते हैं इसको, अल्पावधिक लक्ष्यों की नीति, समझ लीजिएगा। ओके एवरीबॉडी, अब आते हैं यहीं पर दूसरी चीज जिसको आपको समझना है, और दूसरी है जिसे हम कहते हैं सही मायने में 1991 का आर्थिक सुधार, नई आर्थिक नीति। सही मायने में यही है, दीर्घावधिक लक्ष्यों की नीति, लक्ष्यों की नीति कहते हैं इसको। ये रही, इसी को, और इसी को हम सही मायने में क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, इसी को हम कहते हैं, ध्यान रखना, प्रथम पीढ़ी के सुधार कहते हैं, इसी को हम कहते हैं नई आर्थिक नीति कहते हैं, और इसी को हम एलपीजी की नीति भी कहते हैं, एलपीजी की नीति कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ध्यान रखना, इसको कहते हैं। ठीक, अब ये इसका मतलब क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो समझिएगा, इसका जो उद्देश्य है वो है आपकी अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन करना, आमूलचूल परिवर्तन करना, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में आमूलचूल परिवर्तन करना, जो हमने पहले कभी नहीं किया। ये इसका उद्देश्य है सही मायने में। जो हमने पीछे लिखे थे जिन उद्देश्यों के लिए, वही है, यानी कि उसमें ये सारी चीजें बदलनी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब वो स्ट्रक्चरल चेंज कहां पर? अर्थव्यवस्था की संरचना, यानी कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में। वो कौन कौन से हैं, यही हमको समझना है, ध्यान रखना। ओके, तो इसमें देखेंगे वो क्या क्या चेंजेस हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला परिवर्तन जो करने की कोशिश की गई वो क्या था? ध्यान रखना, नंबर 1, औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन। और औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा, उन्होंने जो नीति अपनाई उसे हम कहते हैं एलपीजी की नीति।
जिसे हम कह सकते हैं उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति। ये रहे आप, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति अपनाई। यानी कि इसके माध्यम से क्या किया गया, ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से, एलपीजी की नीति के माध्यम से हमने विदेशी निवेश को मंजूरी दी, विदेशी निवेश को अनुमति दी, जो हमने पहले रोक लगा रखी थी कि विदेशी निवेश नहीं होगा हमारे यहां, होगा तो हमारे कंट्रोल में होगा, ठीक है ना। दूसरा, इसमें निजी क्षेत्र को हमने वरीयता दी, उसको मौका दिया। और आइए भाई, तभी तो कहते हैं निजीकरण, निजी क्षेत्र को बढ़ावा, ये हमने किया। इसी में हमने वरीयता दी और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश भी की। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश कैसे, समझिएगा। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का मतलब यहां पर समझिएगा, सिंपल सा, जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें हमने लाइसेंस प्रणाली, उद्योगों के लाइसेंस प्रणाली, बिजनेस की लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया, लाइसेंस प्रणाली को खत्म कर दिया। बोले लाइसेंस की जरूरत नहीं है, केवल गिने चुने 2-3 लाइसेंस आपके रह गए, उन्हीं क्षेत्रों को लाइसेंस लेना पड़ेगा, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, नो लाइसेंस। हमने इसी में राष्ट्रीयकरण की नीति को छोड़ दिया, राष्ट्रीयकरण की नीति को का त्याग कर दिया। बोले कि अब हम किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को, निजी क्षेत्र के बैंक को, निजी क्षेत्र किसी भी चीज को हम अब मर्ज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, ओके। और हमने क्या किया, इसी में एक चीज और भी की, ध्यान रखना, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है उनको सीमित कर दिया, ठीक है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सीमित किया, उद्यम को हमने सीमित कर दिया। बोला कि कुछ एक ही चलाएंगे, बाकी सब निजी क्षेत्र करेगा, यह हमने किया। और इसके अलावा और हमने क्या किया, ध्यान रखना, इसके अलावा और क्या क्या है, इसके अलावा हमने, ध्यान रखना, इसमें बाजार के क्षेत्र में हमने क्या किया, बाजार के क्षेत्र में हमने प्रशासित मूल्य के स्थान पर, मूल्य की जगह पर हमने बाजार मूल्य को लागू किया, बाजार मूल्य प्रणाली लागू की। यानी कि अब वस्तुओं की कीमतें सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि कौन करेगा, बाजार तय करेगा। बाजार मूल्य नीति को हमने लागू किया, ठीक है ना, क्लियर। तीसरा इसमें पॉइंट आ जाइए, हमने और क्या किया, बैंक क्षेत्र के सुधार के लिए हमने बनाई बैंक सुधार कमेटी का गठन किया, बैंक सुधार कमेटी का गठन। और कौन थे, वो थी आपकी नरसिंहम कमेटी, नरसिंहम कमेटी हमने 1991 में बनाई, ठीक है ना। चौथा आ जाइए, इसमें देखेंगे तो चौथा है आपका कर सुधार के लिए, क्योंकि लोग काफी ज्यादा कर की चोरी कर रहे थे, तो कर सुधार के लिए राजा चेलैया कमेटी का गठन किया, राजा चेलैया कमेटी का गठन किया, ये रहे, ये हमने किया। बैंकिंग क्षेत्र के लिए, कर प्रणाली के लिए, बाजार के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, सारी चीजों के लिए हमने किया। विदेशी निवेश के माध्यम से, ध्यान रखना, ये रहा आपका भूमंडलीकरण, ठीक है ना, इसके माध्यम से ये रहा, और इसके माध्यम से ये रहा। ये तीनों चीजों के लिए आपके ये रहे। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर, लिंक समझ में आ गया।
ओके, तो ये 4 चीज है। इसके अलावा हमने 5वीं चीज एक और भी की थी, अगर ध्यान दें तो 5वीं एक और भी चीज है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमने शॉर्ट टर्म उपाय नहीं किया, अब हम कर रहे हैं पूरा एक नया प्लान, और वह निर्यात संवर्धन नीति को बनाना शुरू किया हमने। निर्यात संवर्धन नीति को बढ़ावा को लागू किया, निर्यात संवर्धन नीति को लागू किया, यह समझ लीजिए। इस तरीके से हम लोगों ने यह काम किया है। ओके एवरीबॉडी, समझ में आ गया? तो इन क्षेत्रों में हमने ये सुधार किए थे इस नीतियों के माध्यम से। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट इतना है। मेरी बात समझ गए? तो यही एलपीजी की नीति है, जिसे हम कहते हैं 3 पिलर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 जो आधार, वो आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके ये 3 स्तंभ हैं। ध्यान रखना, एलपीजी की नीति को ही हम क्या कहते हैं? एलपीजी को हम कहते हैं, यहीं पर नोट कर लीजिएगा, इन्हें कहते हैं आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ कहते हैं। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ ये कहलाते हैं, ठीक है ना? और इनके माध्यम से हमने निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया, निजी निवेश को बढ़ावा दिया, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। इसका मतलब है, अब यहां पर समझिएगा, इससे होगा क्या, ध्यान रखना, निजी निवेश या विदेशी निवेश, इससे क्या होता है? ध्यान रखना, निजी निवेश या जो होता है, ये अपने साथ क्या क्या लेके आता है? ध्यान रखना, ये जो निवेश करता है, ये अपने साथ, सोचिएगा, पूंजी लेकर के आता है। ये अपने साथ अच्छा प्रबंधन लेकर के आता है, अच्छा प्रबंधन। ये लेके आता है आपकी बेहतरीन तकनीक, नवीन तकनीक लेकर के आता है, क्योंकि इसको मुनाफा कमाना है। और सबसे बड़ी चीज, ये एक काम और करता है, ये अपने बाजार का स्वयं विकास करता है, बाजार का विकास करता है। सोचिएगा, ये इन सारी चीजों का निवेश करता है, ये निवेश होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। और जब ये निवेश होगा, तो आप सोचिएगा इससे क्या फायदा होगा। इस निवेश के माध्यम से आपका देश में क्या होगा? औद्योगिक विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा। इससे औद्योगिक जब विकास होगा, अच्छी तकनीक होगी, अच्छा पैसा होगा, अच्छा प्रबंधन होगा, तो आपका क्या फायदा मिलेगा? गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और सेवाएं, ये आपको मिलेंगी। और जब ये मिलेंगी, तो स्वाभाविक सी बात है, आपका घरेलू उपभोग भी बढ़ेगा और विदेशी व्यापार भी बढ़ेगा। और इससे क्या होगा? इन सारी चीजों से सोचिएगा, उच्च आर्थिक समृद्धि होगी, उच्च समृद्धि। दूसरा क्या होगा? इसी से होगा आपका रोजगार वृद्धि। ठीक, रोजगार वृद्धि से क्या होगा? लोगों की आय में वृद्धि, आय में और जीवन स्तर में वृद्धि। ये मैं आपको बता चुका हूं, वृद्धि। और उच्च आर्थिक समृद्धि से आपकी देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। इस तरह से देश आगे विकसित करेगा। यह है आपका कंसेप्ट, औद्योगिक विकास के माध्यम से। इसी चीज से आपका एक काम और होगा, और वो है आपका विदेश व्यापार बढ़ेगा। विदेश व्यापार में क्या होगी? वृद्धि होगी। अर्थात यहीं पर समझ सकते हैं, इसमें मूलतः निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा। और निर्यात बढ़ेगा तो सोचिए, विदेशी
पूंजी आपकी बढ़ेगी, और विदेशी पूंजी बढ़ेगी तो इसका मतलब हो गया आपका कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, मजबूत होगी। और इसी से आप सोच लीजिएगा आज भारत कहां है, सोच लीजिएगा। यही है हमारे लॉन्ग टर्म कंसेप्ट। समझ में आ गया एवरीबॉडी? ये है आपका कंसेप्ट। इतना आपको करना है, इतना आपको समझना है, इस तरीके से आपको देखना है। इसने इतना बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज, एक काम और होगा, ध्यान रखा, एक काम और होगा, भारतीय निजी क्षेत्र का उपयोग होगा इसके माध्यम से, निजी क्षेत्र का उपयोग। और निजी क्षेत्र के पास क्या है? इस निजी क्षेत्र के पास पूंजी है और तकनीक है। समझिएगा, इस पूंजी और तकनीक और निजी क्षेत्र का जब उपयोग करेंगे तभी फायदा है। अगर आप इसका उपयोग नहीं करेंगे, सोचिएगा, अगर आप इसका उपयोग नहीं करते, अगर आपने इनका उपयोग नहीं किया यदि, तो ये क्या करेगा? तो ये विदेश में चला जाएगा, क्योंकि इसके पास पैसा है, सारी चीजें हैं, विदेश में चला जाएगा। इसका मतलब इस पैसे को लेकर के विदेश में लगाएगा जहां पर उसका पैसा इस्तेमाल हो सके। भाई उस पैसे का, उसकी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करोगे तो वो क्या करेगा? अपने घर में कम से कम यूज कर लो भाई, आपके अपने लोग हैं, उसको अपने घर में इस्तेमाल करो। ये विदेश में चला जाएगा और हमको घाटा होगा फिर, समझ लीजिए। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं अपने लोगों का, अपने क्षेत्र के लोगों का, अपने पैसे का हम सही उपयोग कर पाए। तो इस नीति का एक उद्देश्य यह भी था कि हम इनको उपयोग करें। दूसरा, हम इसमें कह सकते हैं इनकी पूंजी का उपयोग, हम चाहते हैं कि ये लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। हम चाहते हैं कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या करें? सकारात्मक भूमिका निभाएं। हम ये चाहते हैं, एक तरफ इनके पूंजी और तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं और दूसरी तरफ इनका सकारात्मक भूमिका देश के विकास में, अर्थात किसमें? देश के विकास के लिए। ये हम चाहते हैं। ओके, क्लियर है? तो ये है आपका कंसेप्ट, जितना आपको समझना है। और मैं समझता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी प्रॉपर तरीके से। 1991 के नई आर्थिक नीति क्या है और कैसे लागू किया गया, ये पूरी डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, एक एक चीज को खोल के डिस्कस किया है। ध्यान रखना, हाँ, बैंकिंग क्षेत्र और कर प्रणाली की जो कमेटियां वगैरह हैं, ये हम अलग अलग चैप्टर में जाके पढ़ते कि उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी, किस तरीके से दी थी, वो एक अलग चीज है। यहां पर हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लिया। ओके, तो समझ में आ गया ना? चलिए, अब इसमें आज का एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो आप देख सकते हैं। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत सरकार ने कौन सा कदम नहीं उठाया? Which of the following step didn't taken by the new economic policy by government? एलपीजी की नीति, कर और बैंक सुधार के लिए कमेटी का गठन, प्रशासित मूल्य नीति को लागू करना और निर्यात संवर्धन की नीति को लागू करना। बताइए कौन सा होगा? सोचिए, समझिए। एलपीजी की नीति लागू की थी, कर और बैंक सुधार के लिए कमेटी ये भी लागू किया था, प्रशासित मूल्य नीति बोले ये नहीं किया था, इसकी जगह पर तो बाजार मूल्य नीति आई थी, इसलिए ये गलत हो गया। और निर्यात संवर्धन ये लागू की है, तो इसका मतलब आंसर ये रहा, ये लागू नहीं किया था। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक।
समझ में आ गया? इतना आपको करना है बस, इससे ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अच्छी से अच्छी किताब में नहीं मिलेंगे बेटा, इतने सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजों को समझा करके, ठीक है ना। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है, जिनको मुझसे कनेक्ट होना है, ये मेरा टेलीग्राम बारकोड है, टेलीग्राम का है। ये टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम आईडी और ये मेरी मेल आईडी है, और ये मेरा कोड है जिसका इस्तेमाल आप लोग स्टडी IQ पर किसी भी चीज को परचेज करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।